आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 3, पहली बूंद। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में जो परिवर्तन आता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कविता। वह पावस का प्रथम दिवस। पावस क्या होता है? पावस होता है वर्षा ऋतु या मानसून। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। पावस होता है वर्षा ऋतु या मानसून और प्रथम यानी कि पहला और दिवस यानी दिन। पहली बूंद धरा पर आई, धरा यानी कि धरती, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह वर्षा ऋतु का या मानसून का जो पहला दिन, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का पहला दिन, जब बारिश की जो पहली बूंद है वो धरती पर आई थी यानी धरती पर गिरी थी। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर गिरी थी तो धरती के अंदर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर बाहर निकल आता है। ठीक है, अंकुर क्या है? बीज के अंदर जो छिपा रहता है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया हो। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब बारिश की बूंद पड़ती है तो जो धरती के अंदर जो बीज थे उसके अंदर जो अंकुर छिपा हुआ था वो अंकुर जो है यानी कि नया पौधा निकल आता है उसमें से, और वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उस बीज के अंदर से बाहर निकला है क्योंकि उसके ऊपर वर्षा की बूंद पड़ चुकी है। ठीक है, अगला है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों क्या होता है? अधर होता है होंठ, यानी धरती के सूखे होंठ अर्थात धरती की सूखी हुई सतह। ठीक है, यहाँ पर जो धरती की सतह है उसकी तुलना होंठों से की गई है। जिस प्रकार हमारे होंठ जो है वो बिना पानी के सूख जाते हैं, उसी प्रकार धरती भी बिना पानी के, बिना वर्षा के सूख गई है, उसकी जो सतह है वो सूख गई है। तो धरती के सूखे अधरों पर यानी कि धरती के सूखी हुई सतह पर जब बारिश की बूंद गिरती है तो वो अमृत के समान हो जाती है, धरती के लिए वो अमृत के समान हो जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि धरती के जो सूखी सतह पर जब बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है तो मानो वर्षा से बेजान और सूखी पड़ी जो धरती है उसे नवीन जीवन मिल गया हो, नया जीवन मिल गया हो। जिस प्रकार यदि हमें प्यास लगे और हमें कहीं से पानी मिल जाए तो वो पानी हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है, इसी प्रकार धरती के लिए भी वर्षा की जो बूंद है, वर्षा का जो पानी है वो अमृत के समान था। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुल की मुस्काई, यानी धरती रूपी सुंदरी। वसुंधरा होता है धरती, ठीक है, यानी धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति में, पंक्ति आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं आसमान में उड़ता सागर, यानी कि उड़ते हुए बादल। बादलों की तुलना यहाँ पर सागर से की गई है क्योंकि बादलों में भी पानी होता है और सागर में भी पानी होता है। कि आसमान में उड़ता सागर, कि आसमान में जो बादल दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लगा बिजलियों के स्वर्ण पर, और जो बिजली चमक रही है ऐसा लग रहा है कि उसने सुनहरे पंख लगा लिए हों। जब बिजली चमक रही है तो वो कैसे दिखती है हमें? सुनहरी, सोने के रंग जैसे, है ना। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि बिजली जब चमक रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिजली ने पंख लगा लिए, सुनहरे रंग के पंख लगा लिए हों, और वो आसमान में बादल जो है उड़ रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, और बादल जो है वो गरज गरज कर, नगाड़े बजाने का अर्थ है यहाँ पर कि गरज गरज कर, बादल गरज गरज कर जो धरती है उसकी तरुणाई, तरुणाई यानी कि यौवनता को, उसकी जवानी को। ठीक है, बादल जो है गरज गरज कर धरती की जवानी को, यौवनता को जगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो पहली बूंद है बारिश की वो धरती पर इस प्रकार आई है। आगे है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों, नयन का क्या होता है? आंखें, ठीक है, और अंबर क्या होता है? आकाश, और काली पुतली से ये जलधर, जलधर क्या होता है? जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, अश्रु यानी कि आंसू, धरती की चिर प्यास, चिर प्यास यानी कि पुरानी प्यास, काफी समय से जो प्यासी थी धरती। ठीक है, और शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरा भरा होना। ठीक है, तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो नीला आसमान है वो नीली आंखों के समान लग रहा है। किसके समान लग रहा है? नीली आंखों के समान, यानी कि अंबर की तुलना किससे की गई है? आंखों से की गई है। और जो काले बादल है अंबर में यानी आकाश में जो काले बादल छाए हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं? वो जो हमारे आंख की जो पुतली होती है ना अंदर, उसके समान लग रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और जो काले बादल है वो उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। ठीक है, और करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, कि मानो बादल जो है वो धरती के दुखों से, कि धरती ग्रीष्म ऋतु के कारण, गर्मी के कारण इतनी दुखी हो गई थी, वर्षा ना होने से इतनी दुखी हो गई थी कि ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार बारिश की बूंदों ने धरती की प्यास को, पुरानी प्यास को बुझा दिया है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, और जब बारिश की बूंद धरती पर पड़ी तो बारिश की जो बूंद है उससे क्या हुआ
जो धरती है उसके मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। यानी वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। इस प्रकार पहली बूंद धरती पर आई, जिसका बहुत ही सुंदर परिणाम, अच्छा परिणाम इस धरती को मिला। यह धरती फिर से हरी भरी हो गई। आगे यहाँ कवि से परिचय दिया गया, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल, 1923 में इनका जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु। गोपाल कृष्ण कोल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना